क्रूड ऑयल $120 से $65 पर आ चुका है और पेट्रोल में 20% एथेनॉल भी मिलाया जा रहा है। उसके बावजूद आम आदमी के लिए फ्यूल प्राइसेस में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। अगर आपको भी लगता है कि पिछले कुछ महीनों से आपकी गाड़ी और बाइक की माइलेज और पिकअप भी ड्रॉप हो रही है, तो आप अकेले नहीं हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी शिकायतों की भरमार है। ये सब के पीछे कॉमन कंसर्न यही है कि पहले जो 100% प्योर फ्यूल मिलता था, वो अब E20 से रिप्लेस कर दिया गया है। हालांकि गवर्नमेंट का कहना है कि इससे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि E10, E20 और इस सब के पीछे विवाद की असल कहानी क्या है, और क्या नितिन गडकरी जी और हमारी इस भारत सरकार जैसा क्लेम करते हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल, डीजल, आपकी ईवी कार सब क्लीन एनर्जी से आते हैं। ये जो क्लीन एनर्जी का चूर्ण आपको बेचा जा रहा है, क्या वो सचमुच में इतना क्लीन है या सिर्फ दिखावा है? सबसे पहले जानते हैं कि ये E10, E20 क्या चीज़ है। E10 में ई का मतलब एथेनॉल है, जो मेनली गन्ने या चावल के बाकी बचे हुए भूसे आदि से बनाई जाती है। यहाँ तक कि जले हुए कुकिंग ऑयल से भी ये लोग फ्यूल तैयार करने में लगे हुए हैं। अब प्योर पेट्रोल में 10% एथेनॉल की मिलावट यानी ब्लेंडिंग को E10 और 20% की मिलावट को E20 कहा जाता है। हमारी गवर्नमेंट का और नितिन गडकरी जी का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान था कि 2022 तक पूरे देश में बिकने वाले पेट्रोल में 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी और फिर 2030 तक 20% का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। हालांकि 2023 में ही कुछ आउटलेट्स पर E20 पेट्रोल मिलने लगा था और अभी फिलहाल 2025 के मिड में देश के लगभग 95% फ्यूल आउटलेट्स पर ओनली E20 पेट्रोल मिल रहा है और बाकी पर E10। प्योर पेट्रोल तो कहीं भी नहीं बेचा जा रहा है और गवर्नमेंट इस बात से काफी खुश है कि हमने ये E20 का टारगेट हमारे टारगेट से 5 साल पहले अचीव कर लिया है। अभी पूरे देश में सिर्फ E20 मिल रहा है और मंत्री जी का कहना है कि इसको आने वाले सालों में फेज्ड मैनर में 25% और 27% करके लास्ट में E30 तक कर दिया जाएगा। हमारी मिनिस्ट्री का तो यहाँ तक सोचना है कि 2027 तक एरोप्लेन फ्यूल में भी 1% फ्यूल ब्लेंडिंग, फिर 2028 तक 2% फ्यूल ब्लेंडिंग की। गवर्नमेंट का E0 से E30 तक जाने के पीछे की मुख्य आपको इनके तर्क जो है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी 85% एनर्जी डिमांड्स क्रूड इंपोर्ट पर डिपेंड करती है और क्रूड को लेकर जो अभी घमासान मचा हुआ है वो आपसे हमारी गवर्नमेंट का मानना है कि अगर इसमें 30% तक मिलावट करेंगे तो क्रूड इंपोर्ट बिल में काफी बड़ी बचत होगी और पिछले कुछ वर्षों में हमने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। हालांकि ये बचत सिर्फ गवर्नमेंट को ही है, हमें नहीं हुई है। एथेनॉल ब्लेंडिंग से गवर्नमेंट सालाना 30,000 करोड़ तक की बचत कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक तर्क ये भी है, किसानों को हम समृद्ध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए जो गन्ना और मक्का आदि चाहिए होता है वो हम सीधा किसानों से प्रोक्योर करते हैं। हमारे देश में स्पेसिफिकली कैपिटल दिल्ली में पोल्यूशन का एक मेजर कंपोनेंट व्हीकल इमिशन से आता है। इसको कम करने के लिए भी एथेनॉल ब्लेंडिंग जरूरी है, क्योंकि एथेनॉल जलने में काफी कम कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन के पोल्यूटेंट्स पैदा करता है। और एक तरह की ये भी है कि इससे रूरल इकोनॉमी के साथ साथ फसल के अवशिष्ट को भी मैनेजमेंट करने में काफी मदद मिलती है। इसी बीच ग्रीन हाइड्रोजन का कंसेप्ट भी गडकरी जी लेके आए थे। यहाँ तक कि ये तो टोयोटा की एक हाइड्रोजन पावर्ड कार भी चलाते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन पर कई बार ये जोर दे चुके हैं। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करना और प्रोड्यूस करना इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है। इलोन मस्क ने तो एक बार ये तक कहा था कि ये मोस्ट स्टूपिड फ्यूल ऑफ द वर्ल्ड है। अब इनके ईवी प्लांट्स भी आपको पता है, इनका बस चले तो हर कार बायर्स को ईवी लेने पर ही मजबूर करे, लेकिन रोड और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई विशेष फोकस है ही नहीं। ईवी के लिए लगने वाली बैटरी टेक और इसके कंपोनेंट भी तो चाइना से इंपोर्ट होते हैं। अब तुम चाहे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करो, चाहे बैटरी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करो, इंडिया में बनाने और रिसर्च करने के लिए तो तुम्हारे पास फंड्स है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें लाडली बहना, लाडला भाई, ऐसा बहुत सी सैकड़ों योजनाएं चलानी है। इधर तुम ईवी बेचने पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हो तो चार्जिंग इंफ्रा पर भी तो फोकस करो। E20 पेट्रोल ठीक है भाई, लेकिन देश के कम से कम 20% पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन लगाने का कुछ सोचो। और एक एवरेज डब्बा से दिखने वाली इलेक्ट्रिक कार इंडिया में 8 लाख से ऊपर कॉस्ट करती है और फिर उसको बैटरी को लेके इतना ज्यादा कंसर्न है कि 3-4 साल बाद उसकी बैटरी डिग्रेड हो जाती है और बैटरी रिप्लेसमेंट एक मेजर कॉस्ट है। अभी महिंद्रा टाटा इतना काम कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि महिंद्रा की जो लेटेस्ट गाड़ियां आ रही है उनमें बैटरी भी इंपोर्टेड है। अब E20, E30 आदि के चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। बोलने में तो E20 और E30 आसान लगता है कि 30% एथेनॉल मिला ली, लेकिन रिफाइनरीज को ये सब अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इतना ज्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस करना होता है और इसे स्टोर भी करना पड़ता है। साथ ही इतने सारे गन्ने की रिक्वायरमेंट होती है, तो गन्ने की खेती आपको ऑब्वियसली बढ़ानी पड़ेगी, जिससे बाकी फसलों में कमी आएगी। और गन्ना प्रोड्यूस करने के लिए कितने सारे पानी की आवश्यकता होती है आपको पता ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए लगभग 2500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब आपके और हमारे काम की बात करते हैं। क्या E20 से कार के इंजन की एफिशिएंसी, माइलेज और सर्विसिंग पर एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं? क्या आपकी कार E20 पर स्मूथली चल पाएगी? और इसकी वारंटी, इंश्योरेंस आदि पर क्या इफेक्ट होगा, आइए जानते हैं। क्योंकि एथेनॉल में इतना लुब्रिकेशन नहीं होता है, इसलिए नेचर में ज़्यादा कोरोजिव होता है और इंपॉर्टेंट फ्यूल सप्लाई पाइप्स, मोटर, फिल्टर्स आदि को जल्दी खराब कर देता है।
और गवर्नमेंट इसको डिनाई करती रही है। पेट्रोल पंप वाले और गवर्नमेंट दोनों ही इसके पीछे की सच्चाई और फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं। और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर E10 लिखा हुआ है और आप उसमें E10 ही यूज़ करो। अगर E20 यूज़ करते हो और उसकी वजह से आपको इंजन डैमेज आता है तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी और इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं होंगे। ऐसे ही जब इंश्योरेंस कंपनीज को पूछा गया कि भाई जब E10 कंप्लेंट कार में अगर E20 यूज़ किया जाए और कुछ डैमेज हो तो क्या इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा? तो कंपनीज का साफ-साफ कहना है कि अगर E10 कार के लिए आप E20 यूज़ कर रहे हो और इंजन रिलेटेड कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है तो आपकी पॉलिसी आपको क्लेम नहीं दे पाएगी। अभी गवर्नमेंट ने E20 फेवर करते हुए ब्राज़ील का एग्ज़ाम्पल दिया था कि ब्राज़ील ने बहुत अच्छा काम किया है ब्लेंडिंग में और वहाँ E22 मैंडेटरी है। लेकिन ये भूल रहे हैं कि वहाँ एथेनॉल ब्लेंडिंग 1975 में शुरू हुई थी और E0 यानी कि प्योर पेट्रोल 1993 तक यानी 18 साल तक अवेलेबल करवाया गया था। आपने यहाँ तो E20 लागू करने के बाद 18 दिन भी प्योर पेट्रोल अवेलेबल नहीं करवाया है। हमारे लगभग पेट्रोल पंप पर हमें यह भी नहीं पता होता कि ये E10 है या E20। ब्राज़ील गवर्नमेंट ने ऑटोमेकर के साथ मिलकर उन्हें काफ़ी टाइम दिया था कि भाई अब आप लोग E22 का टारगेट लेकर चलो, उसी हिसाब से अपने इंजन्स और मॉडिफाई कर लो। हमारे यहाँ तो बहुत ही कम टाइम दिया गया था, गवर्नमेंट इतनी हड़बड़ी में थी 2023 तक तो E10 व्हीकल ही बनाए जा रहे थे और 2025 में आपने अचानक से 100% फ्यूल 20 कर दिया है। 2023 में जो कारें बनी थी वो अभी अंडर वारंटी है और मिडिल क्लास हम जैसे लोगों की तो अभी किस्तें ही चल रही है। तो वो कारें जो E20 के लिए कंप्लाइंट ही नहीं है, आप उनको फोर्स कर रहे हो कि आपको E20 ही लेना पड़ेगा। आप उनको E10 दी। ब्राज़ील ने अपने देश के लोगों को क्लियरली बताया था कि E22 से ये इफेक्ट्स होंगे और ये प्रॉफिट ही लॉस होगा। इन्होंने सिर्फ पेट्रोल फ्यूल ब्लेंडिंग पर काम किया था। लेकिन तुम लोग यहाँ एक साथ ही डीजल बैन, ईवी फोकस, सीएनजी, एलएनजी, बायोफ्यूल, फ्लेक्स फ्यूल, बायोडीजल सब कुछ घुसेड़ दे रहे हो। यहाँ तक कि नीति आयोग ने रिकमेंड किया था कि E20 नॉन कंप्लाइंट व्हीकल के लिए E10 तो अगले कुछ सालों तक अवेलेबल होना ही चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे भी और स्मार्ट करते हुए दरकिनार कर दिया और हर जगह E20 ही मैंडेटरी कर दिया, E10 का ऑप्शन ही हटा दिया। और प्योर पेट्रोल की तो भूल ही जाइए। अब हमारी गवर्नमेंट से कुछ लॉजिकल डिमांड्स है। पहली बात तो ये कि अगर हमारी कार E20 के लिए बनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप E20 ही बेचिए। मगर 2023 से पहले बनी हुई कारें जो सिर्फ E10 सपोर्ट करती है, आप उनके लिए स्पेसिफिकली E10 प्रोवाइड करवाए। और इससे भी पुरानी कारें जो BS3 या BS4 नॉर्म्स के अंडर आती है और 15 साल से पुरानी नहीं हुई है, आप उनके लिए बिना एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल प्रोवाइड करवाए। 2023 से पहले की बनी हुई कार और मोटरसाइकिल E20 कंप्लाइंट है ही नहीं, तो डेफिनेटली पिकअप ड्रॉप और माइलेज ड्रॉप, इंजन का परफॉर्मेंस सब कुछ ड्रॉप होगा। इसके बारे में आप क्लियरली जनता को फैक्ट्स बताइए। आप जिस ARAI का डाटा आप शो करते हैं वो उसकी क्लेम माइलेज के साथ डेविएशन देख के आप इनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2020 से BS6 लागू कर दिया था, उससे पहले BS4 नॉर्म्स थे। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के चक्कर में इस फैसले के बाद सभी कार, बाइक, ट्रक और बसेज आदि मैन्युफैक्चरर को ओवरनाइट इंजन्स और असेंबली लाइन्स पे बहुत बड़े चेंजेस करने पड़े थे और हमारी फेवरेट डीजल कार्स तो सड़क से गायब ही हो चुकी। मेजर ऑटोमेकर मारुति ने तो डीजल डिसकंटिन्यू ही कर दिया। भाई जब तुम्हें यूरोपियन स्टैंडर्ड्स फॉलो ही करने हैं तो सिर्फ एक ही फील्ड में आप उनको क्यों फॉलो कर रहे हो? जब तुम उनके स्टैंडर्ड्स की कारें बेचना चाहते हो तो उनके ही स्टैंडर्ड्स के रोड भी तो होने चाहिए। सड़कों की हालत आपसे छुपी हुई नहीं है। मेजर सिटीज में सड़कों में एक बहुत बड़े चेंज की आवश्यकता है, लेकिन वहां तुम्हें कंपटीशन करना ही नहीं है यूरोप से, तो फिर उनके BS6 BS7 अकेले फॉलो करके मिडिल क्लास को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? प्रदूषण कम करने के लिए सिर्फ मिडिल क्लास की कारों को ही क्यों फोकस किया जा रहा है? कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत देखो आप, और क्या यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के प्रोटोकॉल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी फॉलो कर रहे हो? क्योंकि पॉल्यूशन तो वहां भी बहुत होता है। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न हमारा ये है कि जब क्रूड ऑयल $120 से $65 पर आ चुका है और उसकी प्योरिटी 100% से 80% पर आ चुकी है, तो ये कहाँ से जस्टिफाइड है कि पहले जो 110 में मिलता था वो अब 110 में ही मिलेगा? इस हिसाब से तो पेट्रोल के प्राइस भी 60 से 70 रुपए लीटर होने चाहिए ना। दोस्तों, आप सबका इस मामले पर क्या सोचना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ये वीडियो हो सके तो आप अपने सारे ग्रुप्स में शेयर जरूर करिएगा।